नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट फॉर सक्सेस में। अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको ज्योग्राफ़ी और पॉलिटी की कक्षाएं लगातार दे रहे हैं। ज्योग्राफ़ी को पढ़ते हुए आपने अभी तक 3 लेक्चर पढ़े हैं, जिसके माध्यम से मैंने आपको भारत का सामान्य परिचय पढ़ाने की कोशिश करी है। सामान्य परिचय से संबंधित सभी जानकारियाँ जो कि आपके आने वाले UPSSC के एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी थी, वो सभी को मैंने अपने वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि अगर आप इन वीडियोस के माध्यम से पढ़ते हैं तो आने वाले UPSSC या किसी अन्य स्टेट कंपटीशन के एग्ज़ाम में यहाँ इस क्षेत्र से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इसी क्रम में अब आगे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो से भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ने स्टार्ट करेंगे। तो हम आज अपने इस वीडियो के माध्यम से अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत के भौतिक प्रदेश। तो आइए हम शुरू करते हैं। भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश। मैं कोशिश करूंगा कि अगले 3 से 4 लेक्चर में मैं आपको भारत का भौतिक प्रदेश से संबंधित जो ज़रूरी जानकारी है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी जानकारी आपको दे दूं, और उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। जो लोग इंग्लिश में लिखना चाहें वो लिख लेंगे। फिज़िकल रीजन ऑफ इंडिया। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। भारत के उत्तर में विशाल पर्वतमाला स्थित है। उसके बाद आप देखेंगे तो भारत विशाल मैदान स्थित हैं। उसके बाद आप नीचे और थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे तो आपको दक्कन का पठार मिलेगा, फिर आपको तटीय क्षेत्र मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको रेगिस्तान क्षेत्र मिलेगा राजस्थान में। इसके साथ आप अगर देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र भी हैं और थोड़े बहुत मैदान भी पाए जाते हैं। तो इसलिए हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए हम इस क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम पहले देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इसके अंतर्गत जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको पहले से ज़रूर होगी। हम जो ज़रूरी जानकारी है वो देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित यह विशाल मैदान है। का विशाल मैदान। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक इसमें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा इसमें तटवर्ती मैदान। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे इसमें द्वीपीय भाग, जो कि भारत के द्वीप हैं, महत्वपूर्ण द्वीप जो हैं जिनसे आयोग क्वेश्चन पूछता है, वो हम सारे कवर करेंगे इसके अंतर्गत। और अभी फ़िलहाल हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला पार्ट है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो आइए हम हेडिंग डाल देते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। आपको पता होगा कि हमारे उत्तर में हिमालय पर्वत एक प्रहरी की भांति खड़ा है। पर्वतीय क्षेत्र। अगर हिमालय पर्वत अपनी स्थान पे ना होता, जहाँ पे आज वो है वहाँ पे ना होता, तो शायद हमारा जो देश है, इसकी जो जलवायु इतनी उत्तम जलवायु है, वह इतनी उत्तम जलवायु ना होती। हम साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को हमारे देश में प्रवेश कर जाती है, और हमारे देश का जो मौसम है वो शुष्क और ठंडा हो जाता। और जो इतनी मानसूनी जलवायु हमारी विशेषता है, वह विशेषता शायद आज हमारी ना होती। तो आइए हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ते हैं।
इसके लिए पहले मैं एक मैप ले लेता हूँ, क्योंकि मैप से मैं आपको समझाऊंगा तो आप बेहतर समझ पाएंगे। चलिए मैं एक मैप ले लेता हूँ, इसमें इंडिया का एक मैप। जिसके माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि चलिए ये इंडिया का मैप है। तो इसके माध्यम से मैं आपको समझाने के पहले प्रयास करता हूँ कि चलिए आइए देखते हैं। तो जो उत्तर, अगर बात की जाए उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में, तो वह हमारा देश है, इसमें अर्धचंद्राकार स्थिति में कुछ इस तरह से फैला हुआ है। ये कुछ इस तरह से हमारे पूरे क्षेत्र में अर्धचंद्राकार स्थिति में ये फैला हुआ है। इसे हम संपूर्ण रूप से उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। हालांकि इससे कई भाग हैं, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, आप देख लीजिएगा। तो मैं अभी आप इसके बारे में मैं आपको लिखवा देता हूँ जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसके बाद मैं इसके अलग अलग पार्ट्स पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो आइए देखते हैं। जब हम बात करेंगे उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की, तो सबसे पहले इसमें हमें देखना है कि इसकी जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए ये आपका पश्चिमी बिंदु हो गया और ये उसका पूर्वी बिंदु हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, मैं इसको सही कर देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। ये ऐसा फैला हुआ है कुछ, ये कुछ ऐसे हमारे पूरे उत्तरी भाग में फैला हुआ है। तो जब हम देखते हैं तो इसका ये पश्चिमी बिंदु हो गया और ये हो गया पूर्वी बिंदु। तो ये पश्चिमी बिंदु कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो ये इसका विस्तार सिंधु के मोड़ से ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक है। तो आइए हम देखते हैं। सिंधु नदी हमारी ये ऐसे बहती हुई ये इधर पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाती है, और ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आती है और ये ऐसे मुड़कर ये बहती है। तो ये हो गई ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ये है सिंधु नदी। तो इन दोनों नदियों के बीच में जो ये हमारा विशाल पर्वतमाला है ये फैली हुई है। ये सिंधु नदी हो गई आपकी और ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसका इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो नोट करा देता हूँ। तो अगर आपसे इसका विस्तार पूछा जाए, किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि इसका विस्तार क्या है, तो मैं बता देता हूँ आपको। विस्तार इसका हो जाएगा सिंधु मोड़ से, मैंने मैप में आपको बताया है, आप मैप के माध्यम से याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र मोड़ तक। ब्रह्मपुत्र मोड़ तक। इसके बाद आकृति अगर पूछी जाए तो आकृति अर्धचंद्राकार आकृति है, वो मैंने आपको दिखाई मैप में अभी आकृति अर्धचंद्राकार आकृति है। अर्धचंद्राकार आकृति है। चलिए, और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि इसकी, चलिए पहले मैं लंबाई लिख देता हूँ फिर आगे ऐड करूँगा। 2400 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लंबाई के बारे में, तो आप याद रखेंगे 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और कई बार आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। तो और ये देखिएगा अगर हम बात करें इसकी स्थिति के बारे में, तो उत्तर की ओर बात करेंगे तो यहाँ पे तिब्बत का पठार स्थित है। यह क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है, तिब्बत का पठार स्थित है। कि कुछ क्वेश्चन ऐसा कुछ आया था कि भारत का जो हिमालय है, विशाल हिमालय पर्वतमाला है, उसके उत्तर में इनमें से क्या स्थित है। तो उसमें तिब्बत का पठार, कई सारी चीज़ें दी हुई थी, तो वहाँ पे आपको तिब्बत का पठार टिक करना है। ठीक है, ये लंबाई मैंने बता दी आपको। और अगर आप बात करेंगे औसत ऊंचाई की, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है एग्ज़ाम्स में। औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो यह 6000 मीटर हो जाएगी। औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, और यह नवीन वलित पर्वत हैं। यह जितने भी सभी हिमालय पर्वत
तो यह नवीन वलित पर्वत हैं। नवीन वलित पर्वत का ये इंग्लिश में हम फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। कभी कभी इंग्लिश में भी आपसे पूछा जा सकता है, कभी हो सकता है कि आयोग आपसे इंग्लिश का वर्ड ही पूछ ले। नवीन वलित, सॉरी, मोड़दार पर्वत कहेंगे इनको हम, वलित मोड़दार पर्वत, मोड़दार पर्वत। अभी इनका निर्माण कैसे हुआ है और ये वलित क्यों हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी हम फ़िलहाल वही डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए यह जानना इम्पॉर्टेंट है कि यह नवीन वलित और मोड़दार पर्वत हैं जिनका निर्माण अभी भी हो रहा है। आपका हिमालय पर्वत है, इसका निर्माण अभी भी जारी है, तो इसका निर्माण अभी भी जारी है, ये आप याद रखेंगे, निर्माण अभी तक जारी है। जब कभी हम डीपली पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो मैंने आपको आकृति बता दी, लंबाई, चौड़ाई और औसत ऊंचाई बता दी। हाँ, चौड़ाई नहीं बताई है मैंने, मैं चौड़ाई भी बता देता हूँ कि अगर आप बात करेंगे चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई आप जैसे देखेंगे कि मैप में दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, कश्मीर के पार्ट की तरफ आप देखेंगे तो ये जो चौड़ाई है ये ज़्यादा है, और आप जैसे जैसे आप पूर्व में जाते जाएंगे तो चौड़ाई कम होती गई है, क्योंकि यहाँ पे ये पर्वत संकुचित होता गया है और ये सारी जो है आपस में मिलते जा रहे हैं। ये यहाँ पे देखेंगे आप, दूर दूर हैं कि सारी जो श्रेणियाँ हैं वो दूर दूर हैं, लेकिन आप यहाँ पर जैसे जैसे आप पूर्व की ओर जाएंगे श्रेणियाँ आपस में मिल गई हैं और यहाँ पे इनकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी कम हो गई है। तो इसलिए जो है आप इनकी चौड़ाई लगभग यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 400 किलोमीटर की आएगी, और जैसे जैसे आप अगर पूर्व की ओर जाएंगे तो ये चौड़ाई जो है वह घटकर 150 किलोमीटर रह जाती है। यह चौड़ाई घटकर 150 किलोमीटर रह जाती है अगर आप इसके देखेंगे पूर्व की ओर तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसमें, हाँ, बाकी एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि आप जैसे जैसे आप पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे, यह क्वेश्चन भी किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था, मुझे एग्ज़ाम नहीं याद आ रहा है, कि जैसे जैसे आप पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे विविधता भी बढ़ती जाती है। जैव विविधता के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप आगे पढ़ेंगे। ये मैं लिख देता हूँ, 400 से 400 किलोमीटर ये पश्चिम में है, पश्चिम में, और 150 किलोमीटर पूर्व में। ठीक है, और जैसे जैसे आप पूर्व की ओर बढ़ेंगे, पूर्व की ओर बढ़ने पर जैव विविधता बढ़ती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके बारे में जो जानकारी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। अब आइए बात करते हैं इसको, जो भारत उत्तर का विशाल पर्वतमाला है, इसको हमने 4 भागों में बांटा है अध्ययन की दृष्टि से। तो आइए मैं बताता हूँ। 4 प्रमुख समांतर श्रेणियों में बांटा गया है, समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणियों में बांटा गया है। ये श्रेणियाँ आपसे कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, यहाँ से आप पहले नोट कर लेंगे इसको। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, इसको कई बार एग्ज़ाम में पार हिमालय के नाम से पूछा गया है। पार हिमालय, ट्रांस एक्चुअल में इंग्लिश का वर्ड है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके कई बार आपसे पार हिमालय करके पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे। दूसरा जो है वो वृहद हिमालय कहते हैं हम इसको, इसको इंग्लिश में कई बार ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है। वृहद हिमालय, या इंग्लिश में आप कहेंगे तो ग्रेटर हिमालय। आप दोनों टर्म याद करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका हिंदी ट्रांसलेशन में वो वृहद हिमालय लिखे, कई बार ग्रेटर हिमालय भी आ जाता है। तीसरा लिखेंगे हम लघु या मध्य हिमालय।
यहाँ पे लोग अक्सर कन्फ्यूज़ रहते हैं, वह लघु हिमालय और मध्य हिमालय को अलग अलग समझ लेते हैं। और वह शिवालिक पर्वत जो लास्ट और शिवालिक है उसे लघु हिमालय समझते हैं। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे शिवालिक पर्वतमाला, शिवालिक श्रेणी, ये आपके 4 श्रेणियाँ हो गई जो जिसमें बांटकर हम अध्ययन करते हैं। तो आइए हम एक एक का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ मैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या बात करेंगे हम ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। पार हिमालय, चलिए आइए। तो हम इसके निर्माण के बारे में अगर बात करेंगे तो इसका निर्माण हिमालय से पूर्व में ही हो चुका था। जब हमारा हिमालय पर्वत बना है, इसका निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था। तो ये पॉइंट आप लिख लेंगे, इसका निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था। हिमालय से पूर्व हो चुका था। चलिए आगे चलते हैं। विस्तार की बात करेंगे तो ट्रांस हिमालय का जो विस्तार है वह मुख्यतः आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। भारत की जब हम बात भारत की करेंगे तो जम्मू कश्मीर, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पहले जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख लद्दाख जम्मू कश्मीर का भाग हुआ करता था तब हम केवल जम्मू कश्मीर कहते थे, लेकिन अब चूंकि दोनों अलग अलग राज्य हो गए हैं, राज्य या यूटी हो गए हैं, तो हम इसको जो इसका विस्तार है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूटीज़ में आपको देखने को मिलेगा। एक इसके लिए पॉइंट और नोट कर लीजिए, हालांकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है, और इसका निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। आप लोग अवसादी चट्टानें समझते हैं? नहीं समझते हैं तो आगे चैप्टर आएगा, हम आपको पढ़ाएंगे कि अवसादी चट्टानें किन्हें कहते हैं, आग्नेय चट्टानें किन्हें कहते हैं, रूपांतरित चट्टानें किन्हें कहते हैं, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि इसका निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। मैं लिखने के साथ साथ बोल भी रहा हूँ, अगर राइटिंग में कोई इशू आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मैं और सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो कि मैं आपको इसी में ऐड कर देना चाहता हूँ। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय से इनमें से कौन सी नदी है जो ट्रांस हिमालय से निकलती है। तो जो नदियाँ यहाँ से निकलती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। और भी कई सारी नदियाँ हैं जो यहाँ से निकलती हैं, ऐसा नहीं कि केवल 3 ही नदियाँ हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये 3 नदियों के बारे में पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनकी रेंज के बारे में। ये आपने ट्रांस हिमालय पढ़ लिया। अब हम आपको बताना चाहते हैं इसका जो ट्रांस हिमालय का विस्तार, ट्रांस हिमालय का विस्तार का विस्तार कैसा है इसका। तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे तो 3 श्रेणियाँ पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो 3 श्रेणियाँ पाई जाती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम श्रेणी, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, हिमालय के अंतर्गत हम 3 श्रेणियों को रखते हैं, 3 श्रेणियों को रखते हैं। ये आप याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय जो है वो आपके हिमालय का भाग नहीं है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आप ये याद रखिएगा जो ट्रांस हिमालय है ये आप हिमालय का भाग नहीं है।
आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन देके, ये चारों ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, 2, 3 और 4, और इसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा भाग हिमालय का नहीं है, तो आप ट्रांस हिमालय पर टिक करेंगे। चलिए देखते हैं। पहली श्रेणी आपकी है काराकोरम। आप अभी लिख लीजिए, मैं अभी अब मैप में आपको बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। काराकोरम के बाद हम बात करेंगे तो दूसरी श्रेणी आती है, वो है लद्दाख। लद्दाख श्रेणी। और तीसरी श्रेणी की हम बात करेंगे तो वो होती है जास्कर। जास्कर श्रेणी। आइए थोड़ा थोड़ा जानकारी इनके बारे में हम हासिल कर लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ ये श्रेणियाँ। तो आइए हम इसके लिए एक मैप ले लेते हैं। देखिए ये एक मैप है, मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। चलिए देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा, ये है काराकोरम। ये काराकोरम रेंज है, ये देख रहे होंगे आप, ये काराकोरम रेंज है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। इसके बाद हमने दूसरी जो रेंज पढ़ी है वो लद्दाख रेंज है। ये देखिए ये लद्दाख रेंज है, और ये कैलाश पर्वत, ये भी लद्दाख रेंज का ही भाग है। तीसरा हमने आपको पढ़ाया जास्कर, तो ये देखिए ये जास्कर रेंज है। ये और ये आपका जो ये चाप की आकृति में फैला हुआ है, ये हमारा ग्रेटर हिमालय है, जिसको अभी मैंने आपको वृहद हिमालय पढ़ाया है ये। तो अभी हम बात कर रहे हैं ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय में हम बात करेंगे काराकोरम की। ये है लद्दाख रेंज, और ये है आपकी जास्कर रेंज। ये कैलाश रेंज है, ये भी लद्दाख का ही भाग है। तो आपने ये देखा, अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं नोट करा देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। हेडिंग डालिए काराकोरम। काराकोरम श्रेणी। हम काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? देखिए काराकोरम श्रेणी पे एक चोटी स्थित है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई है, K2। इसको हम गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं, गार्डविन ऑस्टिन। यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है, और वर्तमान में अगर हम बात करें तो यह POK में है, पाक अधिकृत कश्मीर। जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, यह वहाँ पर स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। यह सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम बात करें भारत की, तो सबसे ऊंची चोटी K2 है, गार्डविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई की अगर आप बात करें, लिखना चाहें तो लिख लेंगे 8611 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी है यह, काराकोरम श्रेणी में स्थित है, K2 गार्डविन ऑस्टिन। और आपके लिए यही इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए यही है। दूसरा एक काराकोरम श्रेणी से आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि यहाँ पे ग्लेशियर, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर स्थित हैं। तो मैं ग्लेशियर का नाम लिख देता हूँ, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि यह ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है। तो आप देखिए, एक तो ग्लेशियर हमारा है क्या, सियाचिन, इसका आपने बहुत बार नाम सुन रखा होगा। बियाफो, आप बस इनका नाम याद रखेंगे और ये किस श्रेणी में है ये याद रखेंगे बस। बियाफो। तीसरा बाल्टोरा, बाल्टोरा। और अगर आप चौथे की बात करेंगे तो चौथा है हिस्पार, चौथा हिस्पार। ये 4 ग्लेशियर हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि किस श्रेणी में स्थित हैं, तो आप ये याद रखेंगे काराकोरम में स्थित हैं। दूसरा आप K2 को याद रखेंगे, K2 गार्डविन ऑस्टिन। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप याद रखेंगे। और ये जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है, इसके बारे में एक थोड़ी सी जानकारी और ले लीजिए। यह नुब्रा घाटी में स्थित है, चूँकि फेमस जगह है और अक्सर न्यूज़ में रहती है, इसलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको रखना ज़रूरी है। नुब्रा घाटी में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, ये आप
याद रखेंगे। नुब्रा घाटी में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर, और केटू गार्डविन ऑस्टिन है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ये आपके लिए इस काराकोरम श्रेणी से इम्पॉर्टेंट फैक्ट था जो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं लद्दाख श्रेणी की। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो आप कमेंट्स के माध्यम से सूचित करिएगा, मैं अगली क्लास में आपका वो पॉइंट ज़रूर ऐड करूँगा। तो हम बात करेंगे लद्दाख श्रेणी की। तो लद्दाख श्रेणी में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वह यह है, यह पहली बात तो यह काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको, तो आपने मैप में देख लिया है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि काराकोरम उसके बाद लद्दाख। तो काराकोरम के दक्षिण में स्थित है, या तो आपको समझ में आई स्थिति आपकी, इसकी स्थिति आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट इसमें एक फैक्ट है वो यह है कि लद्दाख श्रेणी का जो पूर्वी भाग है, इसका जो पूर्वी भाग है उसे ही हम कैलाश कहते हैं। पूर्वी भाग लद्दाख श्रेणी का यह किसके नाम से जाना जाता है? तो यह कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। कैलाश पर्वत, जो कि एक हिंदुओं का पवित्र धार्मिक स्थल है। और यह इस समय इसकी स्थिति आप करेंगे, देखेंगे तो यह कहाँ स्थित है? यह तिब्बत में स्थित है, तिब्बत चीन। कैलाश पर्वत की आप इस समय की स्थिति देखेंगे तो यह तिब्बत चीन में स्थित है और यह हिंदुओं का एक पवित्र स्थान है। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें और जुड़ जाता है, एक चोटी है राकापोसी। इसकी लद्दाख श्रेणी में एक चोटी स्थित है, राकापोसी। राकापोसी जो चोटी है यह लद्दाख श्रेणी में स्थित है और यह विश्व की सबसे खड़े ढाल वाली चोटी है। विश्व की सबसे खड़े ढाल वाली, खड़े ढाल वाली। इसके साथ ये फैक्ट आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, और अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। और आपने एक पढ़ रखा होगा कि अक्साई चीन, जिस पर चाइना ने कब्जा कर रखा है, वो भी इसी श्रेणी में स्थित है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जास्कर श्रेणी की, जो कि तीसरी और ट्रांस हिमालय की अंतिम श्रेणी है। जास्कर श्रेणी की हम जब बात करते हैं तो इसमें आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, और यहाँ पर केवल इतना इम्पोर्टेंट है कि इस श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो नंगा पर्वत है। चोटी नंगा पर्वत है। बस ये आपके लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बाकी ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इन श्रेणियों में पाए जाने वाले दर्रे ज़रूर इम्पोर्टेंट हैं। दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने दर्रों के लिए अलग से मैं वीडियो लाऊंगा आपके लिए, उसमें सारे दर्रे मैं कवर करूंगा, जो भी हिमालय क्षेत्र में जितने भी दर्रे पाए जाते हैं। और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे तो बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि गजनवी किस दर्रे से आया था, गोरी किस दर्रे से आया था, रेशम मार्ग किस दर्रे से गुजरता था, और आपका सिक्किम में कौन से दर्रे हैं, काराकोरम श्रेणी में कौन कौन से दर्रे हैं, जम्मू कश्मीर के लिए रास्ता किस दर्रे से गुजरता है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। रोहतांग पास जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, सिप किला है, बड़ा लाचला है, आदि बहुत सारे दर्रे हैं। संपूर्ण जितने भी दर्रे हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और वहाँ से आप दर्रे के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए मैं आप जब दर्रे का वीडियो ये आपका हिमालय पर्वत और ये भारत के भौतिक प्रदेश ख़त्म होने के बाद ही मैं बनाऊंगा, या फिर हिमालय पर्वत, उत्तर की विशाल पर्वतमाला ख़त्म होने के बाद ही मैं आपके लिए दर्रे का एक वीडियो लेके आऊँगा मैं। तब तक कि हम पढ़ते हैं आगे वृहद हिमालय। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, हिमालय जैसे ही हम पढ़ लेंगे उसके बाद तुरंत मैं दर्रों का वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। दर्रे और इस क्षेत्र में जो भी झील वगैरह होंगी वो भी मैं आपको इसी के साथ पढ़ा दूँगा। अब हम बात करते हैं वृहद हिमालय की, जो कि ग्रेटर हिमालय के नाम से जाना जाता है। ग्रेटर हिमालय, कई बार इसको आंतरिक हिमालय भी कह दिया जाता है। तो आंतरिक हिमालय, ग्रेटर हिमालय, वृहद हिमालय, महान हिमालय, कुछ भी अगर आपसे पूछा जाए तो ये इसी के पर्यायवाची हैं। और जब भी हम हिमालय का नाम लेते हैं, अगर हम एक रफ वे में हिमालय कहते हैं तो हमारा जो
उसका मतलब वो इसी हिमालय से ही होता है, ना कि ट्रांस हिमालय उसमें ऐड नहीं होता है। चलिए इसकी हम औसत ऊंचाई देखते हैं। औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई ट्रांस हिमालय से थोड़ी सी ज़्यादा है, 6100 मीटर है। लंबाई की बात करेंगे तो लगभग 2500 मीटर, नहीं सॉरी 2500 किलोमीटर होगा यहाँ पे, 2500 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर है। आप बात करेंगे विस्तार से। जब हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो इसका जो विस्तार है वो नंगा पर्वत से लेकर, नंगा पर्वत से आपको मिलेगा नामचा बरवा तक। आइए मैं अभी मैप पे आपको समझाता हूँ, ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नामचा बरवा तक, चलिए आइए मैप पे देखते हैं कि कहाँ है नंगा पर्वत और कहाँ है नामचा बरवा। मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए ये आपका ग्रेटर हिमालय है, तो यहाँ पर एक पर्वत स्थित है, नंगा पर्वत। अभी मैंने आपको बताया जास्कर श्रेणी में, जास्कर श्रेणी में मैंने आपको बताया कि उसकी जो पर्वत शिखर है वो नंगा पर्वत है, तो ये यहाँ पर स्थित है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत इसलिए कहते हैं हम क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ पर कोई किसी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है, तो इसलिए इसका नाम नंगा पर्वत है। चलिए यहाँ पे नंगा पर्वत, और यहाँ पे आप देखेंगे जो ये आप मोड़ देख रहे हैं, ये है, यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरवा, और ये कुछ पूछा गया है एग्ज़ाम में, नामचा बरवा, नामचा बरवा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो वहाँ पर्वत अगर पूछा गया तो आपको नामचा बरवा टिक करना है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यही कि ग्रेटर हिमालय का विस्तार कहाँ तक है, तो यहाँ भी नामचा बरवा टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने लिख लिया नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक। और यहाँ पे जो आप बात करते हैं, हम पढ़ रहे हैं वृहद हिमालय, तो इसका सबसे ऊंचा जो भाग है, अगर सबसे ऊंचे चोटी की बात करेंगे तो आप नेपाल में है। इसका जो सबसे ऊंचा भाग है वो नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट भी आप जानते हैं नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा भी नेपाल सिक्किम में है, नेपाल से लगा हुआ है। तो जो नेपाल वाला पार्ट है इसका, वो उसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा ऊंचाई नेपाल वाले पार्ट की है। उसके बाद एक माउंट एवरेस्ट भी है। माउंट एवरेस्ट की बात आई तो मैं आपको बता देता हूँ। माउंट एवरेस्ट की बात आप करेंगे तो इसको सागर माथा भी कहा जाता है, सागर माथा भी कहते हैं। और इसके साथ इसका एक नाम और है, चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा। ये दोनों नाम माउंट एवरेस्ट के ही हैं, नोट करिएगा आप, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो नेपाल वाला पार्ट अगर आपसे पूछा जाए कभी एग्ज़ाम में कि हिमालय का सबसे ऊंचा जो पार्ट है वो कौन सा है, और आपसे कई भाग, क्योंकि अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि हिमालय का जो एक हमारे का विद्वान थे हमारे एक, उन्होंने इसका जो है नदियों के आधार पर वर्गीकरण किया था। तो वहाँ पे नेपाल हिमालय की बात आती है, वो मैं इस पार्ट को वहाँ पे कंटिन्यू करूँगा, वहाँ पे ऐड करूँगा तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम वृहद हिमालय के अंतर्गत हमने पहला टॉपिक ख़त्म किया, वृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय। अब हम बात करेंगे किसकी, लघु या मध्य हिमालय की। लघु या मध्य हिमालय, इस क्षेत्र में भी कई सारे दर्रे पाए जाते हैं। तो मैं दर्रों को मैंने आपको बता दिया कि मैं वीडियो के साथ, एक सेपरेट वीडियो के साथ कवर करूँगा। लघु और मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय की जब बात करेंगे तो इसकी चौड़ाई आप लिख लीजिए 80 से लेकर 100 किलोमीटर, 80 से लेकर 100 किलोमीटर की चौड़ाई है। ऊंचाई की बात करेंगे अगर औसत, तो हो जाती है ये लगभग 3700 से लगभग 4500 या 4600 मीटर तक। कुछ भी आपको मिले तो आप टिक कर दीजिएगा। यहाँ पे दो दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, बाकी वहाँ पे तो मैं पढ़ाऊँगा। पीर पंजाल
और बनिहाल। ये दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। ये लघु हिमालय में पाए जाते हैं। ये बनिहाल दर्रा इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यह जम्मू कश्मीर को मार्ग प्रदान करता है। जो मार्ग है वह इससे होकर गुजरता है, इसलिए यह दर्रा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और यह दर्रा कई बार, सबसे ज़्यादा बार अगर देखेंगे आप दर्रों में से, तो क्वेश्चन यहीं से आया है, बनिहाल दर्रे से। और यहाँ पे इसके साथ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कोणधारी वन पाए जाते हैं। कोणधारी वन पाए जाते हैं। कोणधारी वन पाए जाएंगे और छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाएंगे। छोटे छोटे घास के मैदान। और यह घास के मैदान जो है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कश्मीर में हम इन्हें मर्ग कहते हैं। सोनमर्ग, गुलमर्ग पढ़ा होगा आपने। उत्तराखंड में क्या कहते हैं हम? उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार। तो ये आप याद रखिएगा। ये यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। कई बार एग्जाम में पूछा गया, वनडे एग्जाम में तो खास करके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इस श्रेणी में अगर बात करें तो यहाँ पे इसके अंतर्गत दो श्रेणियाँ स्थित हैं। पीर पंजाल श्रेणी और इसके साथ साथ धौलाधर श्रेणी। धौलाधर, ये दोनों श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित हैं, मध्य लघु हिमालय में स्थित हैं। और एक आपके लिए और इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क करिएगा, शिमला जो है वो धौलाधर श्रेणी में स्थित है। शिमला धौलाधर श्रेणी में स्थित है। अब अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि शिमला कहाँ पे स्थित है, तो आप, और उसमें हिमालय पूछ लिया जाए, ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, तो आप क्या टिक करेंगे? चलिए कमेंट बताइए जल्दी से। चलिए, अगर सबसे पूछा जाता है कि शिमला कहाँ पर स्थित है, तो आप श्रेणी में लघु हिमालय टिक करेंगे, धौलाधार श्रेणी में। और अगर वो लघु, वृहद, इनमें से ऑप्शन आता है तो आप लघु या मध्य हिमालय टिक करेंगे। और मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन अब आप गलत नहीं करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें से बाकी आप धौलाधर श्रेणी आपको मैंने पढ़ा दी। और जितने भी आपके जो टूरिस्ट प्लेस हैं, जैसे कि चक्राता, मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, डलहौजी, ये सारे के सारे आपके मध्य हिमालय में ही स्थित हैं। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चक्राता, मसूरी, ठीक है, नैनीताल, ठीक है, और इसके साथ डलहौजी, ठीक है। चक्राता हो गया, मंसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, डलहौजी हो गया, रानीखेत हो गया, रानीखेत और अल्मोड़ा, अल्मोड़ा आदि। और बहुत सारे भी हैं जो फेमस हैं टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको बता दिया। और हाँ, एक फेमस स्टेशन और रह रहा है, आप ऐड करेंगे, दार्जिलिंग। इससे लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इससे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक मैंने आपको शायद अपने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताया था कि पूछा जाता है किस राज्य में है, तो यह पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। सिक्किम मत टिक कर दीजिएगा, पश्चिम बंगाल में है दार्जिलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा शिवालिक श्रेणी बची, उसको भी मैं पढ़ा देता हूँ जल्दी से। शिवालिक, जब हम बात करेंगे शिवालिक की, तो यह दक्षिण की ओर
अंतिम श्रेणी है शिवालिक श्रेणी, ये सबसे बाहरी श्रेणी है, सबसे बाहरी श्रेणी है। ये जो मैं आपको श्रेणियाँ पढ़ा रहा हूँ इनसे तमाम सारी नदियों का उद्गम स्थल भी है, लेकिन मैं आपको भारत का अपवाह तंत्र पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है और वह किस श्रेणी में स्थित है, वह सारा एक साथ मैं आपको पढ़ा दूँगा। तो शिवालिक श्रेणी, इसका विस्तार आपसे पूछा गया है एक दो बार, तो आप ये पोतवार बेसिन ये कहाँ है? पंजाब में। जब मैं पंजाब की बात करूँगा तो पंजाब भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है, तो ये याद रखिएगा। तो मैं पोतवार बेसिन की बात कर रहा हूँ तो यह भारत और पंजाब दोनों में विस्तृत है, भारत और पाकिस्तान सॉरी। पोतवार बेसिन से कोसी नदी तक इसका विस्तार है शिवालिक का। इसकी चौड़ाई लगभग आप देखेंगे तो 15 से 30 किलोमीटर मिलेगी आपको, और इसकी ऊंचाई आप देखेंगे, यह क्वेश्चन पूछा गया है, 1200 किलोमीटर ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि शिवालिक और मध्य हिमालय, शिवालिक और मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बीच शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच घाटियाँ जो हैं, घाटियाँ पाई जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम, जो घाटियाँ पाई जाती हैं इन्हें हम दून व द्वार कहते हैं। द्वार, जैसे आपने दून का एग्जाम्पल बताइएगा आप, क्या है? देहरादून और हरिद्वार, ठीक है। हाँ, ये दून और द्वार कहते हैं, ये आपने पढ़ लिया। इसका एक चीज़ रह रही थी, मैं आपको वो ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, कि जो हमारा लघु और मध्य हिमालय है और जो हमारा ये ग्रेटर हिमालय है, इनके मध्य में घाटियाँ पाई जाती हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, ये अलग से आप लिख लीजिएगा वहीं पे। तो ये हमारा हो गया क्या? वृहद हिमालय, वृहद हिमालय व मध्य हिमालय के मध्य, जब इनकी मध्य की हम बात करेंगे कि मध्य घाटियाँ, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट घाटी पाई जाती है जो एग्ज़ाम में पूछी गई है कई बार, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है कि कश्मीर घाटी, यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, आप अपने नोट्स में ऐड करिएगा। इसके साथ काठमांडू घाटी, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट रही हैं अब तक के लिए, एग्ज़ाम में देखा गया है। और एक और कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, तो ये आप ऐड कर लीजिएगा कहीं भी आपको जहाँ भी स्पेस हो। तो आज के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम अगले वीडियो में हम उत्तर भारत का विशाल मैदान पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।